सभी को नमस्कार। हम लेजिस्लेशन पढ़ रहे हैं अभी एक दो पिछले वीडियो की क्लास में से। आज लेजिस्लेशन का ही अगला टॉपिक है सब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन और कंडीशनल लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन में पता है विधान, संसद या विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि को हम विधान कहते हैं। अब उससे पहले इसके बाद में भी हमने पढ़ा था डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, प्रत्यायोजित विधान के जब संसद या विधानमंडल द्वारा अपनी विधायी शक्ति कार्यपालिका को प्रत्यायोजित की जाती है या प्रशासकीय अधिकारी को प्रत्यायोजित कर दी जाती है तो प्रत्यायोजित विधान कहलाता है। अब जो शक्ति व्यवस्थापिका द्वारा जैसे कार्यपालिका को प्रत्यायोजित की गई थी, वो शक्ति कार्यपालिका अपने लेजिस्लेटिव पावर जब किसी एजेंसी को, किसी अभिकरण को या किसी संस्था को सौंप देती है, किसी निकाय को देती है, तो वो कहलाता है सब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। यानी कि शक्ति क्या कर दी गई है, आगे किसी को अंतरित कर दी गई है, तो वो सब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहलाता है। लेकिन यदि हम बात करें वर्तमान स्थिति की कि जो प्रत्यायोजित विधान है उसको प्रत्यायोजित किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, या ये किस प्रकार की अपने पावर रखती है, तो किसी निकाय या व्यक्ति को डेलीगेट किया जाना, किसी पावर दी जाना, ये एक असाधारण सी बात लगती है। लेकिन फिर भी इस प्रत्यायोजन को सब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहा जाता है, क्योंकि उस सामान्य जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है डेलीगेट नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेट, यानी कि कोई प्रत्यायोजित व्यक्ति स्वयं दूसरे को प्रत्यायोजन नहीं कर सकता। यानी कि आपको किसी ने पावर दी है तो आप उस पावर को किसी थर्ड पार्टी को डेलीगेट नहीं कर सकते, उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। लेकिन नियम यही कहता है कि संसद ने निकाय या व्यक्ति को किसी स्पेसिफिक प्रोविजन के लिए यदि विधान शक्ति प्रत्यायोजित की है तो यह शक्ति केवल उस निकाय या व्यक्ति के द्वारा प्रयुक्त की जानी चाहिए, किसी अन्य निकाय या व्यक्ति को प्रत्यायोजित नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि ये प्राधिकार सीमा का उल्लंघन होता है, लेकिन जो सब डेलीगेशन है वह भी आज के परिप्रेक्ष्य में होता है। यदि हम सब डेलीगेशन की जो प्रोसीजर को समझने के लिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 का, इसकी धारा 3 के अंतर्गत कहा गया है कि केंद्रीय सरकार को इस संबंध में उप विधान की शक्ति प्रदत्त की गई है। और इस अधिनियम की धारा 5 है, वह यह कहती है कि केंद्रीय सरकार इस विषय पर विधान बनाने की शक्ति अपने जो अधीनस्थ प्राधिकारी हैं, जो अथॉरिटी है, उनको प्रत्यायोजित कर सकती है। तो इसी प्रत्यायोजन का सेकंड स्टेप हम कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। यदि राज्य सरकार इस प्रत्यायोजित विधान को अपने राज्य अधिकारी को सौंपती है, ये सब डेलीगेशन का तीसरा चरण कहलाता है। वास्तव में तो क्या है, ये नियम के विरुद्ध है, लेकिन फिर भी ये नियम क्या है, संविधि के इंटरप्रिटेशन का एक नियम मात्र रह गया है। और जो सामान्यतः विधायी शक्ति के ऊपर की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, फिर भी यह शक्ति किसी विधि के नियंत्रण या अव्यक्त रूप से प्रदान की जाती है, तो जो सब डेलीगेशन है वह जो है विधि मान्य ही होगा। कभी कभी क्या होता है, ऐसे प्राधिकारी अधिकारी को जो रैंक से नीचे के उनको भी शक्ति प्रदान की जा सकती हैं, तो कुल मिला के कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी क्या माना जाता है, यह छुपे तरीके से या किसी न तरीके से सब डेलीगेशन का जो प्रावधान है वह चल रहा है। दूसरे हम बात कर रहे हैं आज कंडीशनल लेजिस्लेशन के बारे में। कंडीशनल लेजिस्लेशन का मीनिंग है सशर्त विधान, कि कुछ ऐसे कानून हैं जिनकी विधि निर्माण की जो शक्ति है राज्य की विधायिनी द्वारा तो जिनका निर्माण किया जाता है, लेकिन लागू किए जाने का जो स्थान है, यानी कि पहले से और जो टाइम का जो निर्धारण है, वो कार्यपालिका प्राधिकारियों पर छोड़ दिया जाता है। कि निर्माण तो क्या, कानून का निर्माण तो राज्य की विधायिनी द्वारा कर लिया गया, लेकिन लागू किए जाने का टाइम और जो पहले से वो निर्धारण कार्यपालिका प्राधिकारियों पर छोड़ दिया गया है। तो ऐसे विधान को हम क्या कहते हैं, सशर्त विधान कहते हैं, जिनका प्रवर्तन क्या है, एक निश्चित टाइम के अंतर्गत या परिस्थितियों तक सीमित भी रहता है। जैसे इसकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है, इन्हें वापस भी ले लिया जाता है। तो क्या हो गया, निर्माण विधायिनी कर रही है, टाइम पहले इसका जो पावर है वो आपने डेलीगेटेड कर दी गई है। तो क्या हो गया कि शक्ति का हस्तांतरण नहीं होता है। निर्माण तो कौन कर रहा है, विधानमंडल ही कर रही है। एनफोर्समेंट कहाँ किया जाएगा, या वो कहाँ तक लागू होगी, कितनी अवधि तक लागू होगी, किस भूक्षेत्र में लागू होगी, यह तय करने की अधिकार शक्ति किसको दे दी जाती है,
कार्यपालिका को दे दी जाती है। तो विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधि के बारे में उसको ये शक्ति प्राप्त हो जाती है कि विद्यमान जो भी विधि है सीमित क्षेत्र या भूभाग के लिए लागू करनी है, यह निर्धारित करना कि यह विधि उस क्षेत्र या भूभाग में कितने टाइम तक लागू रहेगी, कब इसको वापस लेना है, क्या इसकी लिमिटेशन रहेगी, क्या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई तो उसको लागू करना है। तो इस प्रकार की जो सारी जो पावर होती है वो डेलीगेटेड कर दी जाती है। क्वीन बनाम बुरा का जो केस था वहाँ पर पहली बार कंडीशनल लेजिस्लेशन शब्द का यूज हुआ था। तो ये दोनों टॉपिक हो गए, सब डेलीगेशन और कंडीशनल लेजिस्लेशन। आज का ये टॉपिक यहीं तक है, अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।